सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी और सोनाली पाठक का नमस्कार। नमस्कार सोनाली, कैसी हो? बहुत दिनों बाद शायद मुलाकात हो रही है। वैसे बाहर मिलते हैं हम लोग पर इस मंच पर मिलना यानी अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति होती है ना। वो तो है ही। हमारी बातचीत और श्रोताओं के जो मैसेजेस आते हैं मिलकर इन कार्यक्रम में कहना चाहिए चार चांद लगा देते हैं। ये महफिल जो है बहुत खूबसूरत बन जाती है ना, जब आप हो, मैं हूँ और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारी सखियां हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस हैं और प्यारे प्यारे गाने हैं। बिल्कुल। तो आज हम किन विषयों को लेकर आए हैं, हम पहले वो बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और जैसे कि आज है लोन का माया जाल, यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे लेना है लोन, आप ले भी रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया हो और वो आगे चल के आप पर मुसीबत बन यानी जिंदगी भर उस माया जाल में बस हम उलझे ही ना रह जाएं, बस थोड़ा सा लोन ले और जल्दी से चुका के और फिर बस आनंद के साथ जिंदगी गुजारे। और जैसे आनंद की बात चलती है, जब हम खूबसूरत दिखते हैं उस वक्त हम बहुत आनंदित होते हैं। तो आज हम सौंदर्य साधना में भाप का महत्व यानी स्टीम कितना जरूरी है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथी श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं। और सोनाली, जैसे कि भाप की बात चली है तो अभी जैसे मौसम जो बदल रहा है तो सौंदर्य तो निखरता ही है, साथ में गले और कहना चाहिए गले को भी आराम मिलता है। और खेलो इंडिया यानी कि इस विषय पर भी बातचीत होगी, यानी ये योजना है भारत सरकार की, इस बारे में भी हम जानकारी देंगे और हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पेयजल स्वच्छता, यानी जो पीने का पानी होता है उसकी स्वच्छता का कैसे ख्याल रखें हम, क्योंकि पानी अगर स्वच्छ नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। बिल्कुल। और जैसे कि फिर मैं बोलूंगी मौसम बदल रहा है जी, तो पानी का जो है वो भी प्रभाव पड़ता ही है जी। और आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या करें, गाना सुन लेते हैं। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने
क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। पूनम, तू कशी आहेस? क्या? तू कशी आहेस मी विचारलं. सोनाली, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. अरे भाई, मैं आपको मराठी में पूछ रही हूँ कि आप कैसी हो. अच्छा, ठीक है, मैं भी पूछती हूँ. इम्पड़ी इरगर इरगड़. ये क्या है? इम्पड़ी इरगर इरगड़. भाई, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. मैंने तुमसे तमिल में पूछा कि तुम कैसी हो. अच्छा, ये बात है. तो अनुवाद करके आपने बताया ना, तब मुझे समझ में आया कि आपने तमिल में पूछा और मैंने भी आपको अनुवाद करके बताया कि भाई, तो ये जो अनुवाद या भाषा जो है, तरह तरह की जो भाषाएं होती हैं, इसकी खूबसूरती ही इसमें है ना. और इसकी जो मिठास होती है ना, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते. जब कोई अपनी मातृभाषा में बात करता है तो वो इतना मिठास भरा होता है और उसमें अपनत्व का भाव होता है. बिल्कुल सही कहा तुमने सोनाली. और जैसे कि आज 30 सितंबर है और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं. और ये जो दिवस है वो बाइबल के अनुवादक सेंट जिरोम की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि वर्ष 1953 से ये दिन अभी तक मनाया जाता रहा है. जी. और धर्म और संस्कृति को वैश्विक पहचान अनुवाद के माध्यम से ही मिलती है. लोक और जनजातीय भाषाओं के मध्य भी ग्रामीण और वनांचल के क्षेत्रों के लोग भी जो है इस भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं और बातचीत करते हैं. बिल्कुल. और दुनिया की संस्कृति, सभ्यता, पर्यटन और भौगोलिक प्रकारों को आपस में जोड़ने के लिए अनुवादक की जो भूमिका होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है. विश्व साहित्य का अगर आनंद हम लेते हैं तो हम अनुवाद से ही ले सकते हैं इसका. जैसे कि हमारी जो प्राचीन लेख की बात की जाए, वो संस्कृत में थी, तो उसका जब अनुवाद हुआ तो सारे लोगों तक वो पहुंचता भी है और तभी उसका आनंद ले सकते हैं आप. ये बात तो आपने बहुत सही कही पूनम. पर एक और बात है कि ये जो अनुवादक है या फिर जो हम अनुवाद करते हैं, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन करियर का ऑप्शन भी है. 2 से अधिक भाषाओं को सीखकर समाचार वाचक, अनुवादक, डबिंग, लेखन, पर्यटन के क्षेत्र में अपनी जीविका का हम उपार्जन कर सकते हैं. और औद्योगिकरण के चलते अनुवाद विश्व की प्रथम आवश्यकता बन गया है ना. तो हम सारे हमारे श्रोताओं को, साथियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं. और सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि मेरे ससुर जी की एक किताब जिसका अनुवाद 8 भाषाओं में हुआ है. क्या बात अनुवाद तभी होता है जब उसकी उपयोगिता समाज को अधिक हो. आज हमारे सबसे बड़े अनुवादक गूगल ट्रांसलेटर हैं और हमारे संविधान का भी अनुवाद इंग्लिश में से हिंदी में किया गया है. बड़े बड़े साहित्यकारों के लेख, नाटक, कहानियां, उपन्यास, अनुवाद सभी भाषाओं में किया जाता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है. हम सभी भाषाएं नहीं सीख सकते. अनुवाद होने से सुविधा हो जाती है. किसी भी देश के प्रधान नायक जब दूसरे देश जाते हैं तो अपने साथ अनुवादक लेकर जाते हैं, जिससे उन्हें सुविधा हो.
और जिस तरह शरबत में शक्कर घुल जाती है, इस तरह अनुवादक अपनी भाषा में मिला लेता है, अनुवादक अपनी भाषा में मिला लेता है। इन्होंने ऐसा कहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखकर इन्होंने भेजी है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दुभाषिक जो होते हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम विदेशों में जाते हैं, जब हमारे वीज़ा का काम होता है और उस वक्त जब हमें उनकी भाषा नहीं समझती, उस वक्त हम जो है दुभाषक के माध्यम से अपनी बात उनके सामने रखते हैं। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि हम अपनी जानकारी दूसरी भाषाओं के प्रति बढ़ाएं। हम किसी अन्य देश की बोली में छपी किताबों से उनके रहन सहन, संस्कार और संस्कृति की जानकारी लेकर अपनी भाषा में अनुवादित कर उनकी अच्छी बातें, उनके संदेश से अपने देश को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। बल्कि उनकी मदद से हम अपने शासन में सुधार कर सकते हैं, शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं। अतः अनुवाद का महत्व और बढ़ जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग संबोधन में अनुवादक की मदद से उनके विचार और निर्देशों का आदान प्रदान करते हैं। क्या बात है सोनाली, वाकई इन्होंने सही कहा। अब देखा जाता है कि बहुत सारे जैसे सीरियल्स भी आते हैं, अगर फिल्मों की हम बात करें तो देखा होगा जो कोरियन है या अदर लैंग्वेजेस के हैं, उन्हें हिंदी में जब डब किया जाता है तो उस तरह की वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, तो उन चीजों को भी समझने में काफी हद तक हमें आसानी होती है, कहना चाहिए। ये तो तुमने बात विदेशी भाषाओं की कही, पर हमारे देश में भी इतनी समृद्ध है, इतनी सारी बोली भाषाएं हैं। अब हमें साउथ की भाषाएं, जैसे तुमने मुझसे पूछा, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो वहाँ की संस्कृति हमें पता चलती है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा कैसे। हमारे देश में ही इतनी सारी भाषाएं हैं, तो उन्हें भी अनुवाद के माध्यम से, वे फिल्मों के माध्यम से या कथा कहानियों के माध्यम से वे बातें हम तक पहुँचती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये बच्चों के लिए भी करियर का बहुत अच्छा विकल्प है। वाकई तो विकल्प तो है ही, और इसमें कहना चाहिए कि काफी हद तक जो है बहुत जैसे काम भी हो रहा है, और इसे एक डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी आप इसमें पहचान बना सकते हैं। तो ये क्षेत्र भी काफी फल फूल रहा है, कहना चाहिए, और जरूरी भी है ना। तो फिलहाल क्या करें, गाना सुन लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना गाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू,
बंगाली में कहते हैं आमी তোমাকে ভালোবাসি और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनू प्यार करना तेरे जियो नहीं हो लबड़ी ओ साथी हो तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू गुजराती में बोलूँ तने प्रेम करूँ छो 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 बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनू प्यार करना तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छूं बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालोबासी और पंजाबी में कहते हैं क्या बात है। भाषाओं को किस कदर से मतलब एक ही शब्द को किन किन भाषाओं में बोला जा सकता है, कितना प्यारा खूबसूरत गीत। ये उदाहरण था। और अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया, यानी कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में कहना चाहिए निरंतर प्रगति की है। इस जबरदस्त क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए युवा जो प्रतिभाओं को बेहतरीन बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण मिलना चाहिए और मिलता भी है। इसलिए खेलो इंडिया ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचाने गए हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और साथ ही सोनाली, प्रतिभाशाली जो युवा खिलाड़ी हैं उनको खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने
और देश के सर्वश्रेष्ठ कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। और बच्चों और युवाओं को खेलने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और इस योजना से जुड़कर उसके लाभार्थी बने, जिससे आगामी वर्षों में भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में बदल जाए। खेलो इंडिया पहल का हमें समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन तो करना चाहिए, क्योंकि खेल से जो है ना केवल कैरियर तो बनता ही है, स्वास्थ्य भी जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, और साथ ही खिलाड़ी भावना आती है ना बच्चों में। हाँ बिल्कुल, भावना तो आती है और स्वस्थ रहते हैं बच्चे। और कहते भी ना, बच्चों को हमेशा खेलते रहना चाहिए, उन्हें किसी न किसी जो खेल है उससे जुड़े रखना चाहिए। वैसे हमारे जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि किसी के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। खेल खेलने से टीम भावना विकसित होती है, रणनीतिक और विश्लेषणात्मक विशेषण करने की जो सोच होती है, नेतृत्व होता है, कौशल होता है, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने की क्षमता विकसित होती है। एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति एक समान रूप से स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व करता है। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि खेलो इंडिया यह अभियान सरकार के द्वारा हमारे देश के युवा पीढ़ी को खेल के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने और उनके माता पिता में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर आपके बच्चे को भी खेल में रुचि है तो आप ये नहीं सोचे कि खेल में करियर नहीं है, उन्हें खेल में आगे बढ़ने दे, अपने रुचि के अनुसार उन्हें खेल खेलने दे। खेल खेलना बहुत अच्छा है, ऐसा उन्होंने लिख कर भेजा। बिल्कुल सही। और हमारे एक श्रोता है वो लिख भी रहे हैं कि खेल हमारे देश के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है और इस जबरदस्त क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और वाकई बहुत अलग अलग तरह के खेल देखने को मिलते हैं। और केवल कहना चाहिए कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लड़कों को ही खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए दिया जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी जो हैं वो बढ़ चढ़कर इस करियर की ओर बढ़ रही है, हिस्सा ले रही है। और माता पिता भी उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बच्चियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई खेलो और खूब आगे बढ़ो, क्योंकि पुराने जमाने की जो कहावत थी वो अब मिटने लग गई है। अब खेलों में जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसने, जैसे मैंने पहले भी कहा पूनम, की इससे खिलाड़ी भावना जागृत होती है और बच्चों को जो है ना खेल में कैसे होता है ना कि हार जीत होती है। तो आजकल के बच्चे जो घर में बैठ के वीडियो गेम खेलते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीतना होता है, तो उनके मन में यही होता है कि मैं बस जीतूंगा। कभी वे हार को फिर आगे चल के स्वीकार नहीं करते हैं। और जब वे मैदानी खेल खेलते हैं या इस तरह से खेल खेलते हैं, तब उनके अंदर जो है वो हार को भी स्वीकारने की शक्ति निर्माण होती है। तो यानी हार भी स्वीकारते हैं कि भाई हार जीत चलती रहती है ना, खिलाड़ी भावना जागृत होती है। इसके साथ ही वे शेयरिंग सीखते हैं कि किस तरह से अपने साथी को बचाना है, किस तरह से उसे जिताना है। इस तरह की भावना जागृत होती है। साथ ही केयरिंग की भावना भी जागृत होती है। अगर खेलते खेलते हमारा दोस्त कोई गिर गया है, उसे चोट आ गई, तो उसकी कैसे मदद करना है। एकता की भावना कहना चाहिए कि मिलजुल कर किसी काम को करने की भावना पैदा होती है। और वहीं हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि खेलो इंडिया ये अभियान सरकार के द्वारा हमारे देश के युवा पीढ़ी को खेल के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने और उनके माता पिता में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और वाकई और माता पिता की रुचि बढ़ेगी तभी बच्चों को वो शामिल करेंगे। फिलहाल हम एक गीत सुनते हैं। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम।
पगली। फिर सुनो तो आगे हमारे दिल की मजबूरी तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी। सबसे सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम, कौन है वो दिलरुबा? कहो ना हमसे जरा। ओए 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 ला 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 ला, ओए 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 आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ला 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 ला। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। सखी सहेली सुनने वालों का फिर से एक बार स्वागत है इस कार्यक्रम में। चलिए, हमारे साथी बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। हाँ? और हमारे साथी ने एक लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अलग अलग भाषाएं सीखना मुझे बचपन से पसंद है। मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जापानी और बंगाली पढ़ सकता हूँ। क्या बात है। और थोड़ी बहुत कोरियन भी पढ़ लेता हूँ। क्या बात है, मतलब इतनी सारी भाषाएं, यानी इतनी सारी क्षमता है आप में कि है ना, कि इतनी सारी भाषाओं को सीखना नहीं अपने आप गॉड गिफ्ट है। तो वैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि
तमे केम छो। गुजराती। आप कैसे हैं? तो भाई हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप भी अच्छे होंगे। और बहुत अच्छी अच्छी जो संदेश हैं हम तक पहुंचे हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं स्वच्छ जल की, और मौसम बदल रहा है तो पानी का भी ख्याल रखें, उबाल कर पानी पिएं। और फिटकिरी, अगर आप पानी भर लिए तो आपने, तो फिटकिरी फेर कर उसे रख दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद वो पानी पिएं। यानी कि स्वच्छ जल लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं, स्वच्छ जल वह पानी है जो पीने या भोजन तैयार करने के लिए सुरक्षित है, जिसे पीने योग्य पानी के रूप में जाना जाता है। जीवन भर पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल सही। और हमारे एक श्रोता ने बहुत से तरीके जो हैं वो भेजे हैं कि किस किस तरह से पानी को स्वच्छ हम रख सकते हैं। जैसे कि उबालना, उन्होंने लिखा है, फिटकिरी का उपयोग करना, क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर बाजार में क्लोरीन मिलता भी है तो उसे पानी में डालकर साफ किया जा सकता है। ब्लीच का इन्होंने उपयोग बताया है, जो कि आगे लिख रहे हैं कि पानी को साफ करने के लिए ब्लीच का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए। पानी गर्म करने के बाद ब्लीच का इस्तेमाल करें। साथ ही सूर्य प्रकाश भी लिखा है इन्होंने कि पानी को शुद्ध करने का सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक है सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना। पानी को एक साफ कंटेनर में भरकर कम से कम 6 घंटे के लिए धूप में छोड़ दे। इसके अलावा पानी को साफ करने के लिए चारकोन, पाइन ट्री और बेंटोनाइल क्ले जैसे पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है। वैसे सोनाली, जो बहता हुआ जो जल होता है, नदी वगैरह देखते होंगे, अगर हम पर्वतों और पहाड़ों की बात करें तो वहां से जो बहता हुआ जल आता है, तो ऐसा नहीं लगता, कई बार हम उसे पी लेते हैं अंगुल में भर के, तो कितना मीठा पानी रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल घुले हुए होते हैं पत्थरों के, और एक अलग ही ऊर्जा मिलती है उससे। क्योंकि जब हम पर्यटन में कहीं जाते हैं और एकदम हम थक जाते हैं, तो उस वक्त वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो पानी थोड़ा सा मुंह पे उसके छींटे मार लो या पी लो ना, तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि उसमें वो मिनरल होते हैं, पत्थर में कैल्शियम होते हैं और फिर सारे विटामिन, जैसे पेड़ पौधों से जो औषधि होता है, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, उन पेड़ों से वो गुजरते हुए आते हैं, जो पानी का जो बहाव होता है, तो वो भी काफी स्वच्छ और स्वस्थ होता है। पर आगे चल के वो पानी जब नदी में, नाले में रूपांतरित होता है, तो वो पानी जो है अस्वच्छ हो जाता है, क्योंकि हम ही लोग उसे गंदा करते हैं। तो हमारी ये कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उस पानी को हम गंदा ना करें, उस दूषित पानी को स्वच्छ करके उसके बाद ही उसका उपयोग करें। तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि कुएं से, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो कुएं से पानी भरा जाता है, नदियों से भी कई लोग पानी लेकर जाते हैं। तो आसपास जो है मवेशी, मतलब जैसे कि जो जानवर हैं, पालतू पशु हैं, उनको नहलाना, उनका जो मल मूत्र होता है, वो उससे ही कहना चाहिए कि पानी दूषित हो जाता है। तो उनको अलग से आप नहलाएं या बाल्टी से ले जाकर अलग एक जगह उन्हें करें। इसी तरह से ही कुएं का जो पानी होता है, उसके आसपास खेत है, तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो होता है हम करते हैं, तो वो ना करें। तो इस तरह से हम पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। साथ ही एक और बात है पूनम, की समय समय पर कुएं की सफाई भी करवाए। साथ ही इस जो कुएं का पानी है, वो पानी को, जैसे हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, कि उसे उबाल कर, छान कर, उसे स्वच्छ बर्तन में ढक कर रखे और फिर उसका प्रयोग करें। और पानी में, जैसे तुमने बोला कि फिटकरी चलाएं, उसमें थोड़ा सा फिटकरी चलाते हैं तो उसमें गंदगी जो है नीचे बैठ जाती है, और फिर वो छान कर इस्तेमाल करें। ये तो बात थी ग्रामीण क्षेत्रों की। पर शहरी क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ जो आता है, फ्लैट सिस्टम में जो घर होते हैं, उसमें ऊपर जो टंकी बनी होती है, नीचे एक टंकी होती है, उसमें से ऊपर की टंकी में चढ़ाते हैं। पर ऐसा होता है कि कई कई महीने वो टंकी की सफाई नहीं होती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि उस टंकी की समय समय पर सफाई हो। नहीं तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है ना, बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु आ सकते हैं, और हम लोग है ना टालते हैं कि भाई अभी नहीं, क्योंकि जब उस टंकी की सफाई होती है, उस वक्त ना दिन भर पानी नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे मैसेज आता है कि भाई दिन भर पानी नहीं आने वाला, तो हम लोग डरते हैं कि भाई अभी तो त्योहारों का मौसम है, अभी तो शादियों का मौसम है, अभी मत करो, है ना, क्योंकि क्या है। और फिर 2-3 दिन तक के पूरी टांकी साफ होने के कारण थोड़े 2-3 दिन तक थोड़ा पानी कम आएगा, इसका भी हमें डर रहता है। तो जो है, पर हमारे
हमारी जान से ज़्यादा ये तकलीफ नहीं है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी टंकी की बार-बार सफाई हो। साथ ही हमारे घर में जो हम पानी भर के रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाज़ार से पानी मंगवाते हैं और वो पानी जो होता है प्लास्टिक के कंटेनर में होता है, उसी में टोटी लगी हुई होती है। तो हम उसमें का पानी ना पिए, अपने घर में मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा हो, पीतल का हो या फिर तांबे का बर्तन या स्टील का बर्तन, उसमें उड़ेल दे वो पानी और उसे ढककर रखे। और पानी लेने का जो बर्तन होता है वो भी अलग रखे, स्वच्छ रहना चाहिए, वो भी साफ हाँ सुथरा बिल्कुल, रहना जमीन पर ना रखे, कहीं ना रखे, और उससे लेने की, सिर्फ पानी लेने के लिए ही उसका इस्तेमाल करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इसका हम ध्यान रख के हम पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि पानी जो है उससे फैलने वाली बीमारियां तो बहुत सारी है, जैसे बिल्कुल सही हैजा, है। हाँ। पेचिश है, टाइफाइड है, और फिर ये जॉन्डिस यानी पीलिया कहते हैं, ये सारी बीमारियां पानी से फैलती है। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि पीने का पानी हो और वो स्वच्छ ना हो तो फिर बीमारियों को बुलावा देने की बात होगी। खासकर इस बरसाती मौसम में पानी जो नल से दिया जाता है उसे अगर फिल्टर किए बिना वितरित किया जाता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही कही आपने। और एक संदेश है ना, ये गंदा पानी सभी संसर्ग बीमारी की जड़ है। ऐसा पानी पीने से शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं और ये हमारी प्रतिकारक शक्ति पर असर करते हैं। घर में जितने भी पानी के बर्तन है उसकी स्वच्छता रखें। बाहर जब भी जाए तो अपने पास पानी की बोतल जरूर रखिए, ये भी बहुत अच्छी बात। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरे दिन के लिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं और कहीं का भी पानी हमने पी लिया तो बीमार पड़ना कहना चाहिए कि बीमार तो पड़ेंगे ही आप। हाँ बिल्कुल, तो घर से ही पानी की जो बोतल है वो आप लेके चलें, स्वच्छ पानी पिएं और स्वस्थ रहें। और गाना सुने। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ भाई, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और वाकई पानी का जो उपयोग है, स्वच्छता तो है ही, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही अपना अलग है। वैसे मौसम का ध्यान रखना चाहिए हमें ना। हाँ, मौसम का ध्यान रखना चाहिए और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। क्या बताने वाले हैं हम अभी भाई? और हाँ ये जो है ना माया जाल है, इसमें खासकर युवा वर्ग ये तो उलझते ही जाते हैं ना। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम सुख सुविधाओं के लिए, खासकर जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, तो इन सब के लिए खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की अगर हम बात करें तो ये लोन लेना कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ लेना है तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार लिया उसको चुकता कर दिया और फिर जिंदगी आनंद से गुजारी, ठीक है। पर हम ऐसे है ना, हम लालची हो जाते हैं। कह रहे मैंने तो इतने जल्दी 2-3 साल में मैंने पूरा लोन चुका दिया है, तो मैं फिर से नया लोन लेता। मेरी गाड़ी भी पुरानी हो गई है, नई बाइक आई है बाजार में, या फिर आजकल बच्चे तो मोबाइल फोन के लिए भी लोन लेते हैं। क्योंकि फोन बहुत महंगे आने लगे हैं। जो कि एक मध्यम वर्गीय फैमिली की अगर हम बात करें, परिवार की, तो कई बार होता भी है कि यानी फोन तो है ना पूनम, फोन ऐसा है कि मध्यम के रेट के भी होते हैं, पर ये हमारी लालसा होती है ना, दिखावा, स्टेटस सिंबल कि मैं इतना ही महंगा फोन लूंगा, या फोन देख के लोग अरे वाह इसके पास तो ये फोन है मैं भी लूंगा। इस तरह से जो हमारी जो भावना है ना, इसके कारण हम इसमें उलझते जाते हैं। तो भाई इस लोन के माया जाल में ज्यादा ना उलझे और कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कर्ज लेने की जैसे आवश्यकता अगर होती है तो कर्ज की रकम छोटी होती है या बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना कर्ज चुकाने की क्षमता हम रखते हैं उतना ही कर्ज हमें लेना चाहिए। और एक जरूरी बात है पूनम की फिजूल खर्ची के लिए कर्ज ना ले। उस कर्ज लेने में दिखावा ना हो, क्योंकि इधर तो हम दिखावा करते हैं, हम बहुत खुश हैं, पर हमें मालूम होता है कि ये सब हम शानो शौकत के लिए कर्ज की रकम ले ली गई है, और ये इसके कारण क्या होता है, हमारी रातों की नींद और दिन का चैन भी खो सा जाता है। अगर लोन बहुत बड़ा है तो उसके साथ में सबसे जरूरी बात है पूनम कि हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो आपकी उपस्थिति में आपके जो घर वाले हैं उन्हें आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े। साथ ही लोन लेते समय सभी नियम और शर्तों को बहुत सावधानी पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। अगर कोई कानूनी दस्तावेज का संदर्भ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य ले, पर लोन लेने का जो जोखिम है उसमें इन सब बातों का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो युवाओं में क्रेडिट कार्ड रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, और वो इस क्रेडिट कार्ड रूपी दलदल में जैसे फंसे से जा रहे हैं। जितना पैसा कमाते हैं ना, उतना ही पैसा जो है अकाउंट में जमा हुआ, जैसे जमा होता है वैसे ही वो पैसा क्रेडिट कार्ड के भुगतान में चला जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड की जो तुमने बात की सोनाली, तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मायाजाल है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लगता है अरे क्रेडिट कार्ड तो है, पैसे अभी नहीं है, मंथ के एंड में सैलरी आएगी, तो क्या करते हैं, अगर कोई चीज पसंद आ गई क्योंकि डिस्काउंट लग गया या कुछ लेना है, तो हम तुरंत क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन ये जो मायाजाल है ना इसका, वो कभी छूटता ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय अवधि पर अगर हमने पैसा नहीं चुकाया उसको, तो उस पे परसेंटेज भी लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस बारे में भी जागरूक होने की जरूरत है कि क्या ये चीजें, जैसे महंगे फोन की बात की तुमने, गाड़ी या अन्य चीजें जो है क्रेडिट कार्ड से खरीदना जरूरी है, या मुझे इसमें आनंद आता है, या फिर इसका भुगतान जो है वो सही समय पर या
नहीं मतलब किया। नहीं किया तो भी कहीं ना सारी कहीं कमाई इसमें चली जाती है। हाँ, वो बिल्कुल सही कहा तुमने। तो जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी जो है हम कर्ज में डूबे रह जाएंगे। हम्म। और लापरवाही से खर्च करना, बिना किसी लक्ष्य के खर्च करने में व्यक्ति उस माया जाल में उलझता ही रहता है। हाँ, तो खर्च करने से पहले और लोन लेने से पहले अपनी जरूरतों का जो है आंकलन जो है वो करना चाहिए, और एक बजट बना लेना, बजट बना ले और ये कोशिश करें कि समय पर या समय से पहले किश्त जो है वो चुका दे। वैसे समय पर चुका दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आनंद के साथ फिर जीवन बिताएं। और ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई एक बार कर्ज मुक्त हो गए तो नया कर्ज लेते हैं, क्योंकि एक ये जो माया जाल है ना, इसमें उलझते ही चले जाएंगे। तो जितना कम कर्जा आप लेंगे उतना ही आप सुखी लेंगे। वैसे हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते भी थे ना कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। तुम घर में चावल नमक खा लो, लेकिन कर्जा नहीं लेना। तो यानी ये बहुत अच्छी सीख हमें देते थे, पर अभी समय के साथ हमारी सोच में भी बदलाव आया है। ठीक है कि बहुत जरूरी, अगर पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं या फिर घर बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं, उतनी बात तक सीमित है कि भाई घर बन गया, बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज दिया, बच्चे ने भी पढ़ाई के साथ साथ काम करते हुए लोन चुका दिया, तो बहुत अच्छी बात है। पर ये जो उलझना है ना, वो थोड़ा गलत है। हाँ, वाकई गलत है, लेकिन अभी सही क्या है? गाना सुनना। हाँ। तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि लोन का माया जाल, एक लोन का मतलब हरा घास, दूसरा लोन का मतलब उधार। इस पहले वाली लोन के मैदान पर खुले पैर चलने से शरीर और सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, जबकि दूसरी उधारी वाली लोन पर चलने या लेने का विचार सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस लोन के चक्कर मतलब माया जाल में फंस गए तब समझिए सेहत बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। अपने पैरों के साथ चप्पल भी घिस जाएगी, ऊपर से आर्थिक और मानसिक दंड भी लगेगा, वो अलग। बहुत सही बात। और हमारे एक साथी लिखते हैं, उधार की बाइक, उधार का फोन, उधार पर घूमूं जैसे हूँ डॉन, दोस्तों से मांगू पैसे 1000 फिर भी कहूँ यार मैं हूँ लाचार, उधार का खाना, उधार की चाय, भैया अब तो सैलरी आ जाए। ऐसे ही चलता रहा है ये सिलसिला, उधार ने मुझसे दोस्ती कर ली पक्की वाला। हाँ, क्या बात है, बहुत सही। और अब हम बात करेंगे भाव की, यानी कि अगर सुंदर दिखना है और खूबसूरत दिखना है तो भाई भाव जो है वो बहुत महत्व रखता है। और हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि अगर हमारे पूरे शरीर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमारा शरीर इन छिद्रों के माध्यम से सांस भी लेता है, पसीने के रूप में शरीर की गंदगी भी निकलती है। अगर ये छिद्र किसी कारण से बंद हो जाते हैं तो वहां पर फोड़े फुंसी होने लगते हैं, इसी कारण से कील मुहासे भी होते हैं। भाप स्नान से ये छिद्र खुल जाते हैं और वहां पर स्किन साफ हो जाती है। वैसे समय समय पर भाप स्नान लेने से शरीर के अंदर की गंदगी निकल जाती है। और हमारे एक साथी एक लिखते हैं कि सौंदर्य भाप रोम छिद्रों को खोलती है, गहरी सफाई के लिए भी किसी की तरह की गंदगी को हटाने में मददगार साबित होती है। रोम छिद्रों को खोलने से ब्लैक हेड्स भी नरम हो जाते हैं, जिससे उन्हें निकालना आसान हो जाता है। ये रक्त संचार को बढ़ावा देता है। तौलिया गर्म पानी में डालकर निचोड़कर चेहरे पर भी रखकर हम भाप ले सकते हैं, या फिर स्टीमर की सहायता से भी भाप ले सकते हैं। भाप लेने के बाद त्वचा को साफ करके कोई क्रीम जरूर लगाना चाहिए। क्या बात है। और इसी तरह से शरीर पर ही नहीं, बालों में भी जब हम तेल की मालिश करते हैं उसके बाद जब हम भाप लेते हैं तो तेल जो है वो अंदर तक पहुंचकर और भी ज्यादा बोलना चाहिए, असरदार साबित होता है। साथ ही भाप या स्टीम लेने से त्वचा का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने में मदद मिलती है। बालों का झड़ना, टूटना, गिरना काफी हद तक कम हो जाता है। और भाप बहुत नजदीक से ना ली जाए, और जितनी भी लेना है तो बस 2 या 3 मिनट से ज्यादा न ले, क्योंकि भाप लेने से थोड़ी त्वचा जो है ना ड्राई भी हो जाती है। तो अगर जैसे हमारे साथी ने बोला, वैसे गर्म पानी में तौलियों को डुबाकर उसे अच्छे से निचोड़ कर वो बालों में लपेट ले, और ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराना चाहिए। साथ ही जब हम बॉडी मसाज करते हैं उसके बाद भी स्टीम दी जाती है, और ये सिर्फ है ना किसी जानकार मार्गदर्शक की सहायता से ही ले, अपने हाथ से ना ले, क्योंकि लेने में थोड़ी जोखिम हो सकती है। अच्छा, तो भाई ये तो है ही, भाप लेना चाहिए। और एक और चीज है, क्या लेना चाहिए? गाना लेना चाहिए और गाना सुनाना चाहिए। सुनते चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक
सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो भाई मौसम ऐसा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सर्दी खांसी हो जाए तो भी आप स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो हमारे जो है हमारी सर्दी खांसी में भी राहत मिल जाती है। जो बलगम है वो भी पिघल जाता है और हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उससे ना। तो यानी कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें सखी सहेली। अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और सोनाली पाठक, और हमारा स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।